नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और देश में महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फिर भी दालों के दाम ऊपर बने हुए हैं। कब तक कम होंगे दालों के दाम? देश में तुअर की कैसी है स्थिति? मोजाम्बिक से जारी तनाव की क्या सिचुएशन है? ब्राजील से उड़द के इंपोर्ट की क्या सिचुएशन है? और देश दलहन के मामले में कब तक आत्मनिर्भर होगा? भारत ब्रांड को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सब्जियों की महंगाई करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है और एमएसपी पर सरकार की क्या राय है? इन सब बातों पर आज हमने एक्सक्लूसिव बात की सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स रोहित कुमार सिंह जी से। आइए सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कहा, खाद्य महंगाई पर सरकार के क्या नजरिए हैं और सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिए गए हैं। आइए सुनते हैं। जो फूड कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन है वो अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ है। एंड आपने वेजिटेबल्स की बात की तो आई हैव द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी। और पोटैटो, अनियन, टोमेटो तीनों में पिछले 6 महीने की जो डेटा मेरे पास है, अगर उसको पिछले 6 महीने की प्राइस से कंपेयर करें तो -6%, -1.5% एंड -22% है। सो ये बहुत संतोष की बात है कि हमने फूड इन्फ्लेशन जो अप्रत्याशित रूप से बीच में ऐसी संभावना लग रही थी कि बढ़ जाएगा, उसको मैनेज करने में सफलता प्राप्त की है। वी मस्ट रियलाइज कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो केवल डिमांड और सप्लाई, अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन के अलावा बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। इट्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, बाहर क्या स्थिति चल रही है, और एल निनो इफेक्ट, वेदर के इफेक्ट विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी। तो उन सब के बावजूद आई मीन वी डोंट हैव अ काउंटर फैक्चुअल, बट अगर जो परिस्थितियां विश्व में और भारत में रही है, वेदर की और अन्य ट्रेड की परिस्थितियां, उसके बावजूद भी हमने फूड इन्फ्लेशन को बेहतरी से मैनेज किया है। ये मैं सरकार की तरफ से आपको जानकारी देना चाहूँगा। एब्सोल्युटली, सरकार ने यहाँ पर बाकी देशों के मुकाबले तो काफ़ी बेहतर स्थिति हैंडल की ही है, लेकिन हमने ये भी जानने की कोशिश की कि दालों पर आगे जाकर क्या रणनीति रह सकती है और इंपोर्ट्स के किस तरह के नंबर्स हैं। मोजाम्बिक को लेकर अब यहाँ पर क्या चिंताएं हैं? पल्सेस को थोड़ा देखना पड़ेगा, अलग अलग पल्सेस को हमें एनालाइज करना पड़ेगा। जो तुअर या अरहर दाल है उसकी इंपोर्ट हम म्यांमार और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से करते हैं। तो जैसा आपने फरमाया, मोजाम्बिक से कुछ इश्यूज थे, बट दैट्स बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी विच हैज इन्फ्लुएंस इन मोजाम्बिक, वो सॉल्व हो गए हैं। म्यांमार में कुछ लोग तुअर में स्पेकुलेशन कर रहे थे, तो उनको हमने चेतावनी देना उचित समझा। और अभी भी कल ही ऐसी इंटेलिजेंस की खबरें आई हैं कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो चेन्नई में उन्होंने होर्डिंग शुरू कर दी है। तो आई वांट टू वार्न देम थ्रू योर चैनल कि हम बहुत सख्त एक्शन लेंगे और कोई भी इसकी जमाखोरी ना करें। तूर के दाल की कीमतें जो हैं अगर किसी अन्य कारण से बढ़ी तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक उड़द का सवाल है, उड़द में हमारी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का गैप है, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारा म्यांमार से होता है, लगभग 99%। तो ये एक काफ़ी रिस्की प्रोपोजिशन है और इस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए पिछले लगभग 1 वर्ष से हम ब्राज़ील और अर्जेंटीना और इस तरह के अन्य देशों से बात कर रहे हैं। और ब्राज़ील से उनकी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो दोनों अरहर और उड़द दोनों के लिए कंड्यूसिव हैं और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और हमारा इंपोर्ट जो है 2025 तक ओपन जनरल लाइसेंस पे है। तो हमने वहाँ के एम्बेसडर और वहाँ के जो माननीय मंत्रीगण आते हैं उनको ये कहा है कि हमारे यहाँ डिमांड है, अगर वो उचित समझते हैं, कमर्शियली वायबल, तो वो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू कि ब्राज़ील से उड़द का जो इंपोर्ट है वो शुरू भी हो गया है। तो ऐसा करने से हमारा जो इंपोर्ट का रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता है और वी विल नॉट बी हेल्ड टू रैंसम बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप इन अ पर्टिकुलर कंट्री। इसके लिए ये किया गया है। एब्सोल्युटली, काफ़ी दालों में यहाँ पर काफ़ी उठापटक देखने को मिली है, लेकिन खासकर अगर तुअर की बात करें तो यहाँ पर भावों में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। सभी दालों के कंपैरिजन में ये एक दाल है जहाँ पर प्राइसेस अभी भी ऑन द हायर साइड है साल दर साल के हिसाब से। तुअर दाल का जो इंडिया में प्रोडक्शन है वो 34 लाख टन है और जो कंजम्पशन है वो 44 लाख टन है। तो ये गैप है, तो हमें अपने किसानों को मोटिवेट करना होगा कि आप और तुअर का उत्पादन करें। अब वो कैसे कर सकते हैं? जैसे एमएसपी का एक लेवल है, अब बाजार की कीमतें ज़्यादा हैं, तो आपको पता होगा कि पिछले लगभग 2 महीने से दोनों हमारी संस्थाएं नैफेड और एनसीसीएफ बाजार रेट पर तुअर की खरीद सीधे फार्मर से कर रही, जो हमारे बफर में इनपुट हो रहा है।
Now, farmer, there is a gap between MSP and the market rates, and government is buying at market rates based on a fixed formula, depending on the rates of the previous 3 days prevailing in that mandi, and that is working. Both my agencies, NAFED and NCCF, are procuring it directly for the government buffer. तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसको आप शॉर्ट टर्म कहें या लॉन्ग टर्म कहें, शॉर्ट टर्म में तो जो अभी किसान तुरंत जिसके पास है वो बेच रहा है, पर लॉन्ग टर्म में उसको अगले साल ज़्यादा बुआई के लिए वो मोटिवेट होगा, वो ज़्यादा बुआई के लिए इंस्पायर होगा, और इसी वजह से तूर का जो प्रोडक्शन एरिया है वो बढ़ेगा। जी हाँ, काफी सारे स्टेप्स यहाँ पर लिए तो गए हैं। ये तो बात हुई दालों की, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है भारत ब्रांड। यहाँ पर किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला, स्पेशली चने में, जहाँ पर अब सरकार की 25% हिस्सेदारी है रिटेल मार्केट में। होलसेल से हटकर अब रिटेल बाजार में आने का क्या एक तो आइडिया था, और दूसरा कितना इम्पैक्ट पड़ा है इसका? हमने ये देखा कि रिटेल इंटरवेंशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम उपभोक्ता को सीधे उचित कीमतों पर वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। होलसेल इंटरवेंशन में एक मिडिल में लेयर होती है और हम उस पर थोड़ा निर्भर रहते हैं। शुरू में हमको लगा था कि ये चैलेंजिंग है, बट जिस तरह से भारत चना दाल का नेटवर्क एक्सपेंड हुआ है, एंड एज वी स्पीक हम अपने 22,000 रिटेल पॉइंट्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कल तक के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 6 लाख टन चना दाल हमने इस चैनल के माध्यम से बेची है। और जहां तक इसकी गुणवत्ता का सवाल है, मेरे पास अभी तक इस चना दाल की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं आई, और जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं जैसे रिलायंस स्टोर्स या अदर स्टोर्स हैं, उनकी साइट पर आकर अगर इनकी आप रेटिंग चेक करें तो सारी रेटिंग्स 4+ हैं आउट ऑफ 5। दैट मीन्स क्वालिटी इज नॉट एन इशू, अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू, एंड मेरा ये मानना है कि इस रिटेल इंटरवेंशन की वजह से ही चने की कीमतें इस समय नियंत्रण में हैं, और इसके लिए जो इस निर्णय जिसने ये लिया है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वजह से ही ये कीमतें इस समय नियंत्रण में हैं। एब्सोल्युटली। बात अब यहाँ पर वेजिटेबल्स की भी करना चाहेंगे, चाहे वो अनियन है जहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ प्रोटेस्ट रहे, लेकिन टमाटर के भाव पिछले समय से काफ़ी यहाँ पर नीचे आए हैं। तो जहाँ तक सीरियल्स की बात है, पल्सेस की बात है, यहाँ तो बफर स्टॉक्स हैं ही, लेकिन पेरिशेबल कमोडिटीज जैसे वेजिटेबल्स में भी यहाँ पर सरकार ने काफ़ी काम किया है। अगस्त में 250 रुपए 200 रुपए टमाटर की कीमतें हो गई थी, और हमने उस समय स्ट्रैटेजिकली मार्केट में इंटरवीन किया। रिटेल में हमने हजारों गाड़ियां पूरे भारत में लगाई, जहां पे उपलब्ध था टमाटर वहां से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके उपलब्ध कराया, और धीरे धीरे हमने नज किया। पहले 90 रुपए में बेचा, फिर 80, 70, 60, 50, और धीरे धीरे कीमतों को नज करके 40 रुपए में ले आए। आपको पता है इस पूरी एक्सरसाइज में कितना पैसा खर्च हुआ? मात्र 17 करोड़ रुपए। मात्र 17 करोड़ रुपए खर्च करके भारत में टमाटर की कीमतों को 250 रुपए से 40 रुपए तक पहुंचाना। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग इट इज एंटायरली एट्रीब्यूटेबल टू दिस, बट वी हैव टू नज द मार्केट, अदरवाइज मार्केट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। जी हाँ, काफ़ी सारे फैक्टर्स हमेशा बाजार में रहते हैं, लेकिन एक प्रोएक्टिव मैनेजिंग और नजिंग द मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो हम समझते ही हैं। एक फाइनल चीज़, एमएसपी पर हमने बात करी, और यहाँ पर सरकार का क्या स्टैंड है ये भी जानने की कोशिश करी, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि एमएसपी एक आउटडेटेड चीज़ है, ये अपना पर्पस सर्व कर चुकी है, और कुछ मानते हैं कि किसानों के लिए एमएसपी बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें किस चीज़ की बुआई करनी है। एमएसपी इज अ मतलब सरकार के लिए एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज नो गोइंग बैक ऑन एमएसपी। एमएसपी रहेगी, क्योंकि फार्मर के लिए उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको सुनिश्चित कराने का एक ही माध्यम है, एंड इट विल कंटिन्यू। हमने ये भी बात करी रोहित सिंह जी से कि उनके कार्यकाल में किस तरह के प्रभावी एक्शंस यहाँ पे लिए गए हैं, ना सिर्फ कमोडिटीज़ के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, बट ऑल्सो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हित में, स्पेशली जिस तरह का समय है फिलहाल जहाँ पर ई कॉमर्स ऊपर है, जहाँ पर AI की बात की जा रही है, जहाँ पर सब कुछ ऑन द नेट यहाँ पर जा रहा है, जो कि सेलर्स की मार्केट बन गई है, जहाँ पर बायर्स को मानना पड़ता है, जानना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कैसे आगे जाएं। उस हिसाब से मिनिस्ट्री ने क्या एक्शन लिए हैं ये भी हमने उनसे पूछा। कंज्यूमर अगर कोई चीज खरीद रहा है तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का अश्योरेंस का फ्रेमवर्क भी इस विभाग के पास है। क्वालिटी थ्रू BIS एंड QCOs एंड अदर स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, क्वांटिटी थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी।
कि अगर 1 किलो कोई विक्रेता कह रहा है तो वास्तव में 1 किलो है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करना ये लीगल मेट्रोलॉजी के फ्रेमवर्क में आता है. सो वी अश्योर टू द कंज्यूमर रिक्विजिट क्वांटिटी, रिक्विजिट क्वालिटी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कि अगर इन सब के बावजूद उपभोक्ता को कोई ग्रीवेंस या कोई मलाल है तो उसकी ग्रीवांस को कैसे एड्रेस किया जाए. सो हमारी एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है जिसमें लगभग 1,30,40,000 के आसपास हमारे पास ग्रीवांसेज आते हैं. उसको हम अब 17 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में रेस्पॉन्ड करते हैं. एंड वी हैव सीन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉल्स. दैट शोज दैट बाय रिस्पॉन्डिंग इन पीपल्स लैंग्वेजेस यू कैन मेक देम कंफर्टेबल एंड यू कैन nudge them to have more faith in the government system. ऑलराइट, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन थी जो आज हमने सुबह करीब 11:30 बजे कॉमर्स सेक्रेटरी मिनिस्टर रोहित सिंह जी से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से निकल के आई, चाहे वो ऑफ कोर्स आत्मनिर्भरता के ऊपर है या फिर जिस तरह से काफ़ी सारे स्टेप्स यहाँ पर दालों पे लिए गए हैं और उसका इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड किस तरह से देखने को मिला. इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है. जब लौटेंगे तो अपने साथ जुड़ेंगे केडिया कमोडिटीज़ के डायरेक्टर अजय केडिया से. उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अक्रॉस कमोडिटीज़. पर पहले मेटल्स के साथ करना चाहेंगे अजय, क्योंकि तेजी के साथ कारोबार है और ऊपर की तरफ अब काफ़ी सारे बड़े बड़े टारगेट्स और फोरकास्ट भी हमने मेटल में आते हुए देखे हैं. डेटा थोड़ा बहुत बेहतर होने लगा है और बाजार को लगता है कि जून में तो रेट कट हो ही जाएगा, और अगर जून में नहीं होगा तो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कभी तो होगा, और खरीदारी उससे पहले अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है. कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल मेटल की अगर बात करें तो सबसे सरप्राइज तो कॉपर का रहा है, क्योंकि मच ऑफ द टाइम हम देख रहे थे कि $8600 LME पे ब्रेक नहीं कर रहा था, या MCX पे हम 740 के ऊपर जा नहीं पा रहे थे. बट आज हमने देखा 740 का लेवल भी ब्रीच हुआ, जिस दिन से जो चाइना गवर्नमेंट स्टेप इन कर रही है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रियल स्टेट को सपोर्ट, उसी का एक असर आता हुआ दिखाई दिया है. बट अभी भी इंपॉर्टेंट है कि ये हफ्ते में 740 का लेवल होल्ड करता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस दिन से हमने अदर डेटा पॉइंट देखे, डॉलर इंडेक्स में वापस बाउंस आया तो थोड़ा क्रिटिकल है. आज पहला दिन है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है अगर 740 का लेवल होल्ड कर जाता है तो हम वापस 752 754 तक के भी लेवल देख पाएंगे. बट करंट लेवल से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कॉपर में. साथ ही जिंक में जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम से ज्यादा हमने जिंक में बढ़त आते हुए देखी है, चाहे वो वीकली चार्ट हो या फिर मंथली चार्ट हो. ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओवर सोल्ड भी था, लेकिन आपको लगता है कि अब यहाँ से यहाँ पर भी चार्ट बेटर होगा? देखिए, चार्ट वाइज देखे तो पूरे बेस मेटल काफी अच्छे लग रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट है चाइना साइड से, बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा चाइना से कोई भी मेजर पार्टिसिपेशन नहीं रहा. स्टॉक्स भी अच्छे खासे अवेलेबल है. नो डाउट एल्यूमिनियम और जिंक में जहाँ पे हम देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस की वजह से प्राइस को बीच में अच्छा सपोर्ट मिला, खास करके जिंक. नो डाउट पिछले एक महीने में या फैब की बात करें, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, कंसिस्टेंटली अभी 220 के ऊपर मेंटेन है, विच इज अ गुड साइन. तो मुझे लगता है जिंक और एल्यूमिनियम ये बेटर कमोडिटी रह सकती है. जो 222, 221, 50 पे लेके चलिए, 219 का स्टॉप लॉस रखिए. ऊपर में लिमिटेड है, बट 226, 227 तक का लेवल हम देख पाएंगे. वही एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि खास करके जो सैंक्शंस हमने यूएस से लगते हुए देखा है, वो एक कहीं ना कहीं प्राइसेस को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है. 200 के ऊपर कंसिस्टेंटली मार्केट होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक थोड़ा भी अगर पुल बैक 203 के करीब मिलता लीजिए, 201 का स्टॉप लॉस रखिए, 206 तक के टारगेट हम देख पाएंगे. बट कॉपर में एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 740 या उसके नीचे का एक बार वेट करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए. ऑलराइट, साथ ही बात यहाँ पर सोने और चांदी की करना चाहेंगे अजय, बिकॉज इनिशियल ऑल टाइम हाइस के बाद स्पेशली सोने में एक मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन निचले स्तरों पर अब कुछ खरीदारी है, कुछ स्टेबिलिटी भी बनते हुए नजर आ रही है. करंट लेवल्स पे जहाँ पर हम 2060-62 के आसपास कारोबार कर रहे हैं, अब यहाँ से क्या राय है? बिल्कुल, करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, बिकॉज पिछले हफ्ते में हमने काफी बड़ी रैली देख चुके हैं. मंडे हमने कंसोलिडेशन देखा, ट्यूसडे कल के सेशन में हमने करेक्शन आते हुए देखा. प्राइस लगभग 65,500 के नीचे की क्लोजिंग कल दिया था. अभी भी मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने बताया कि कभी भी हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि इंटरेस्ट रेट कट का सिनेरियो जब भी रहेगा यूएस में, तो डेफिनेटली मल्टी ईयर हाई हम बनते हुए देखते हैं सोने और चांदी में, जैसे 2008 से 2011 के बीच में भी देखा था. और अभी भी मुझे लग रहा है, जैसे मैंने एक रिपोर्ट में भी बताया था कि 2024 में $2400 भी हो सकता है, और अब तक हमने $2200 बनते हुए देख पा रहे. बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जो भी फैक्टर सपोर्टिंग थे वो एक बार तो डिस्काउंट कर चुके हैं. तो एक टेक्निकल पुल बैक मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना चाहिए, जहां पे मुझे 64,000 के नीचे एक बार टेम्परेरी जाते हुए दिखाई देता है. डोमेस्टिक मार्केट में आज अगर इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो मुझे लगता है 65,700 पे बेचना चाहिए. 65,900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए. 65,300 तक का लेवल हम देख पाएंगे. बट हाँ, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली सेकंड हाफ जो रहेगा वो अगेन बेहतरीन रहेगा गोल्ड के लिए, जहां पे हम 70,000 तक का टारगेट बैर मिनिमम डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए देख पाएंगे.
साथ ही बात यहाँ पर अब चांदी की भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वॉल्टिलिटी सोने में देखने को मिली है, चांदी उससे बेहतर शायद मोर मैच्योर तरीके से कारोबार करती हुई नजर आई है। लेकिन करण 74 स्तर के लेवल पे अब यहाँ क्या करें? हाँ बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर रेशियो फिर से 89-50 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट क्लियरली शोज कि चांदी में अभी भी वीकनेस है, और उसका एक कारण है चाइना भी, जिस ढंग से हमने इंडस्ट्रियल डिमांड किया। इससे पहले जीडीपी के नंबर चाहे चाइना हो, जापान हो, यूके हो, सभी में हमने देखा एक डिटोरेशन दिखाई दिया, जिसकी वजह से अंडर परफॉर्मिंग रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट जैसे इंटरनेशनल में भी $25 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 23 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो ये दायरा मेंटेन रहेगा अगले 15-20 दिन तक। डोमेस्टिक मार्केट में भी 75 के ऊपर टाइमिंग मुझे जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। एक करेक्टिव डिप मिल सकता है जो 72,500 तक, 72,500 तक का मिलता है, वहां पे एक लॉन्ग टर्म के लिए वापस एंट्री बनेगी। बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से अगर बात करते हैं तो 74,400 के करीब हम बेच सकते हैं 75,000 के स्टॉप लॉस से। 73,400 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। बात अब यहाँ पर एग्रो कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर भी अच्छी खासी तेजी बरकरार है। हल्दी और धनिया जैसी कमोडिटीज अजय अच्छे खासा फिर से रडार पर। बिल्कुल, सबसे पहले अगर स्पाइसेस के अंदर अगर हम बात करें हल्दी, तो आज अगर जून क्वार्टर की बात करें तो 20,000 का एक माइटी लेवल वो टेस्ट कर चुका है। नो डाउट हमने कल और परसों के सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आती हुई देखे, क्योंकि जब भी भाव में बड़ी बढ़त आती है तो एक अराइवल प्रेशर बनना चालू हो जाता है। बट इस बार क्रॉप साइज काफी कम है, कैरी ओवर स्टॉक कम है, जिसकी वजह से पूरे 6-8 महीना या अगले 1 साल तक हम हल्दी में एक अच्छा बेहतरीन जंप आते हुए दिख पाएंगे। बट करंट लेवल से मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि मैं इमीडिएटली बाइंग दूं। हाँ, नो डाउट अगले 1.5-2 महीने में हम 22-23,000 के लेवल भी टच कर जाएंगे, बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि वापस एक करेक्शन 18,200 तक मिलता है, वहां पे आप बाइंग करके चलिए 17,000 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में प्राइसेस 20,000 से 20,500 तक का लेवल दिखा सकता है, तो हल्दी में थोड़ा सा वेट कीजिए, पुल बैक आ सकता है। वहीं धनिया की अगर बात करें तो धनिया में हमने देखा इस बार क्रॉप साइज कम है, अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस ने 2 दिन के अंदर 83 से 8,050 तक का लो दिखाया है। आई थिंक कंसोलिडेशन है, 8,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 8,000 के करीब धनिया को लीजिए, 7900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 83 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। ओके, सो मसालों में तेजी बरकरार है। हल्दी ऑफ कोर्स अपर सर्किट पे है और यहाँ से भी और तेजी दिखा सकती है। धनिया भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, 8,000 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन तेजी आपको यहाँ से भरपूर दिखा सकता है। अजय एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम आएंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।